जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में। तो जैसा कि ज्ञान बिंदु वाले सर जो रोशन आनंद है, वो एक बुक निकाले थे बिहार द्रोह के लिए। तो उसको हम लोग याद करने वाले हैं और इसी वीडियो में आप लोग को भी याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ क्लिक कीजिएगा और जा कर के टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ जाके कमेंट अवश्य कीजिएगा कि हमें क्या चाहिए, तो पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ आपको वहाँ से अवश्य डाल दिया जाएगा और सेट बाय सेट डाल दिया जाएगा, जिससे निकालने में आसान हो और पढ़ने में आसान हो। चलिए, बुक किसका है, तो बिहार दरोगा के लिए है। पहला नंबर कह रहा है कि सत्रिया सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। सत्रिया जो है किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो यह असम की है। ठीक है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो असम की है। इसके बारे में जो दिया गया है वो नीचे है, इसको हम पढ़ के सुनाते हैं और याद करा देते हैं। चलिए, सत्रिया असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है। जो सत्रिया है वो असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। कौन, तो सत्रिया। तो 7 कौन कौन है उसको याद कर लेते हैं। अन्य शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। पहला नंबर देखिएगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु की एक क्या है, नृत्य शैली है। तमिलनाडु की एक नृत्य शैली है। तो देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, सत्रिया असम, सत्रिया असम, भरतनाट्यम तमिलनाडु। दो को तो अवश्य याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। भरतनाट्यम के बारे में और कुछ जानने के लिए इसे अवश्य पढ़ें। देखिए, भरतनाट्यम तो तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली, लेकिन इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। ठीक है, इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया। तो सबसे प्राचीन जो नृत्य है वो भरतनाट्यम है और इसे किसके द्वारा विकसित या प्रसारित किया गया, तो देवदासियों द्वारा। कहाँ के देवदासी, तो तमिलनाडु के देवदासियों द्वारा। ठीक है, चलिए आगे। इसके कलाकार निम्न हैं, जैसे यामिनी कृष्ण मूर्ति, सोलन मानसिंह, रूप रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई। इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा पीडीएफ, तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 2 नंबर यानी उसका जो आगे वाला कर रहा है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी, मुझे पूरी खाना है। कौन बोल रहा है, तो अंधा बोल रहा है कि मुझे पूरी दो। अगर अंधा ना रहेगा तो क्या करेगा, हाथ से ले लेगा अपने से और खा लेगा। तो कुचिपुड़ी यानी कि पूरी दो, किस बोल रहा है, कौन बोल रहा है, तो अंधा है वो बोल रहा है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। जैसे कि आप लोग कहीं जाने वाला रहता है, पूरी घर में बनता है, पवनी में नहीं, जैसे कहीं जाने आने वाला ना, कोई आते जाता है तो क्या करते हैं, लेकर के टंसिल उठाए और खा लिए। लेकिन कोई अंधा रहता है, वो क्या करता है, मांगता है मुझे पूरी दो। अंधा को पूरी चाहिए, तो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी का प्रसिद्ध नृत्य है। याद हो गया होगा। इसका आधार भारत मुनि का नाट्य शास्त्र है। ठीक है, इसका कलाकार जो है वो याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर में देखिएगा, ओडिसी। ओडिसी कहाँ के है, तो ओडिशा का। ओडिसी उड़ीसा का, ओडिसी उड़ीसा का। यह क्या है, तो नृत्य शैली है। ओडिसी उड़ीसा का नृत्य शैली है। क्या कह रहा है, इनमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण किए नर्तक ईश्वरीय स्मृति करते हैं। ठीक है, आगे तो उड़ीसा कहाँ के है, मतलब ओडिसी कहाँ के है, तो उड़ीसा का है। कथकली केरल, कथकली केरल। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली कहाँ के, केरल। कैसे कथकली, कैसे केरल। अब देखिए, कथक, सोचे कथक कहेगा ना तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। सिर्फ कथक बोले तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक है। ठीक है, चलिए। मणिपुरी, मणिपुर का। जैसे ओडिसी था ना, ओडिसी उड़ीसा का, उसी प्रकार मणिपुरी मणिपुर का। ठीक है, याद हो गया होगा। मणिपुरी मणिपुर का। भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भारत का जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन है, मणिपुरी। लेकिन जो भरतनाट्यम था वो क्या है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। कौन, भरतनाट्यम। और सबसे प्रमुख कौन हो गया, तो मणिपुरी हो गया। ठीक है, इतना याद हो गया होगा। अब देखिए, इसका नाम जो है ना, इसके उत्पत्ति स्थल यानी स्थानीय नाम पर ही दिया गया, यानी कि मणिपुर से ही दिया गया, इसलिए मणिपुरी मणिपुर का। यह क्या है, नृत्य है जो हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ के है, तो केरल का। कथकली केरल और मोहिनीअट्टम, कथकली, कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं, दोनों केरल के। कथकली मोहिनीअट्टम केरल। भारतनाट्यम तमिलनाडु। उड़ीसा ओडिसी मणिपुरी मणिपुर का। और सिर्फ कथकली, कथक बोले तो उत्तर भारत का। बिल्कुल सही, आपको तो याद हो गया। वाह क्या बात है, दिमाग तेज। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, याद हो रहा होगा, लाइक अवश्य कर दीजिएगा, नहीं हो कीजिएगा तो चलेगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए,
भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, लेकिन याद होना चाहिए, लाइक करें चाहे ना करें वो अलग बात है, लेकिन याद होना चाहिए इसी वीडियो में 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, और टेलीग्राम पर आपको यह पीडीएफ डाल दिया जाएगा, यानी डाल दिया गया, वहाँ से जाकर क्या करें, डाउनलोड कर ले। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया। चलिए इसका आंसर बताइए, नीचे दिया गया देखिए ना, बी नंबरी न सिंदरी, मेन हमको क्या है, याद कराना है, याद कीजिए। देखिए, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया कहाँ, तो सिंदरी में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया, तो 1951 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिडनी में 1951 में स्थापित किया गया। 1951 में यानी सिंदरी में स्थापित किया गया। 1951 यानी कि सिंदरी में स्थापित किया गया 1951। क्या, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया सिंदरी 1951 में। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना पढ़ना क्या होता है। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया। ठीक है, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में। देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक सिडनी में 1951, लेकिन भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया। ठीक है, यानी स्वतंत्रता के बाद ये खोला गया, और ये स्वतंत्रता से पहले 1906 में, 1951 में स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद खोला गया सिंदरी में, और स्वतंत्रता से पहले रानीपेट तमिलनाडु में। बिल्कुल आप लोग भी समझदार है। चलिए, भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता वाला देश है। तीसरा, देखिए तीसरा चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक मुख्य का उत्पादन देश है। ठीक है, चीन, अमेरिका और भारत। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है। पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। अपने यहाँ से पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। अपने यहाँ से ना, अपने ही यहाँ। चलिए, भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाना की स्थापना 1951 में सिंदरी में हुआ था। तत्कालीन कहाँ है, तो बिहार में की गई थी। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 सिंदरी में किया गया था, जो वही स्वतंत्रता के बाद वाला। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, कोक, भट्ठी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, राख, फास्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज और कागज उत्पादक क्षेत्र की कंपनी है। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज और कागज उत्पादक की क्या है, कंपनी है। यहाँ देखिए, ये 2 चीज़ है जो महत्वपूर्ण है। यह महाराष्ट्र में स्थित है, जो यह है ना, जो महाराष्ट्र में स्थित है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य में है, गोदावरी नदी के तट पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य में है, जो किसके नदी के तट पर है, तो गोदावरी नदी के तट पर है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, जो कहाँ है, गोदावरी नदी के तट पर है। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज और कागज उत्पादक क्षेत्र की कंपनी है। बिल्कुल याद हो गया होगा। तो क्या था क्वेश्चन, था भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कब स्थापित किया गया, तो सिडनी में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कहाँ से, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तत्पर है। किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तत्पर है। देखिए, जैसे समस्थानिक बोले ना, तो सम स्थान कैसे गिनते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 को लेकर के बैठा दिया, अब बोला कि तू 1 2 तीसरा का स्थान पर है, तो स्थान पर यानी संख्या गिन रहे हैं 1 2 3, तो जिसकी संख्या समान हो और जो जहाँ खड़ा है उसमें कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान है, तो वहाँ जो उसका द्रव्यमान अलग अलग हो, तो जैसे क्या है ना, समस्थानिक, तो सम से संख्या समान और द्रव्यमान अलग अलग, तो उस तत्व के वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाएगा। और समभारी के लिए जैसे भार मतलब द्रव्यमान, ऐसे मतलब मिलाकर चलिए, भार मतलब द्रव्यमान, तो जिसका द्रव्यमान क्या हो, समभारिक, भार का बात कर रहा है, यानी द्रव्यमान सेम हो और संख्या अलग अलग हो तो समभारिक कहलाएगा। लेकिन समस्थानिक यानी संख्या का बात कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। अब देखिए, इसी में आगे क्या देखेंगे, उस तत्व के वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो लेकिन परमाणु संख्या समान हो। समस्थानिक का देखिएगा, तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। जिसमें से देखिए तीसरा का जो समस्थानिक है हाइड्रोजन का, ट्राइटियम, ये रेडियो सक्रिय है, रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। जो ट्राइटियम है वो क्या करता है, रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। इसमें देखिएगा, सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलेनियम है।
सबसे सर्वाधिक समस्थानिक वाला जो तत्व है पोलेनियम सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलेनियम, जिसका 27 समस्थानिक होता है। पोलेनियम सबसे अधिक क्या है, समस्थानिक वाला तत्व है, जिसकी समस्थानिक कितना होती है, 27 होता है। हाइड्रोजन के भी क्या है, 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन का भी 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। आगे देखिए, समभारिक, अभी तुरंत बोले ना, भार मतलब क्या, वजन, तो जिसका द्रव्यमान क्या हो, सॉरी समस्थानिक के किसका गुण है। देखिए, कोई बात नहीं, किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन की समस्थानिक C14 का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु पता लगाने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आगे देखिएगा, कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर उपचार के लिए कोबाल्ट 60। यूरेनियम के समस्थानिक 92-235 का प्रयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कार्बन 14 का प्रयोग कार्बन की पदार्थ की आयु पता कराने के लिए, कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60, यूरेनियम का प्रयोग भट्ठी में प्रयोग किया जाता है 92-235, और घेंघा रोग के लिए आयोडीन 131, घेंघा रोग के लिए आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल याद हो गया होगा इतना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आया संभारिक, जिसमें देखिए संभारिक ना, तो जैसे भार का बात किया, तो भार यानी द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा, लेकिन परमाणु संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा। संभारिक अलग है, बस हाई सिंपल। आगे देखिए, आगे कह रहा है सम न्यूट्रॉनिक भी समान है। सम न्यूट्रॉनिक जैसे बोले ना, समान न्यूट्रॉन की संख्या वाले परमाणु को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ये तो उससे भी आसान है। देखिए, जैसे सम न्यूट्रॉनिक बोले ना, तो समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले परमाणु को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। हाई सिंपल। चलिए, परिभाषा याद हो गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। तो किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, तो गुरु अंगद देव ने। किसने, तो गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, गुरु अंगद देव ने। अब इसके देखिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। किसने, तो गुरु अंगद देव ने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। क्या थे, प्रणेता थे। गुरु नानक सिख धर्म के क्या थे, प्रणेता थे, जिनका जन्म आधुनिक ननकाना साहेब, पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। ठीक है, 1469 को, 15 अप्रैल 1469 को किसका जन्म हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म। सिख धर्म के 5वें गुरु अंगद देव थे। सच्चा बादशाह इसकी उपाधि है। गुरु अर्जुन देव जो है वह गुरुमुखी लिपि की स्थापना किए और लंगर व्यवस्था को आगे बढ़ाएं, और यह गुरु नानक देव है, गुरु अंगद देव है, वो 5वें गुरु थे, और इसे सच्चा बादशाह कहा जाता है। ये किसके समकालीन है, तो अकबर के समकालीन है। क्लियर हुआ, फिर से एकदा, बिल्कुल। गुरु अंगद देव यह गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया, और यह गुरु अंगद देव 5वें गुरु थे, इसे सच्चा बादशाह कहा जाता है, और यह किसके समकालीन है, तो अकबर के समकालीन है। चलिए, 1589 में, यानी 1589 में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। हरमंदिर साहिब का निर्माण अर्जुन देव ने करवाया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म बिहार में हुआ था, यानी पटना में हुआ था। 1699 में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जो थे 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना किए। आदि ग्रंथ की रचना किए गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। चलिए, इतना तो याद हो गया होगा कंप्लीट। थोड़ा जूम कर लेते हैं, अच्छा दिखे। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में इंडियन मैप अच्छा से पढ़े होंगे, इसका आंसर तो ऐसे ही फट से नहीं मार दीजिएगा। देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी होती है। 12मासी का मतलब पता है, 12 मास, यानी 12 महीना बहे, उसे 12मासी नदी कहेंगे। तो बिल्कुल जैसे गंगा के देखिए, हमेशा 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 बह करके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है,
हिमालयी नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों से होता है, यानी बर्फ से होता है, बिल्कुल सही। तो जो हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानी से होता है, इसलिए तो यह बारहमासी होता है। जो आर जो बोल रहा है वो किसका व्याख्या कर रहा है, तो ए का कर रहा है। यह बोला है हिमालय के मिलने वाली नदियाँ बारहमासी होती है। तो बारहमासी कब होगी, जब जो हिमानी यानी कि जो बर्फ है पिघलेगा तब ना नदी में है जो पानी निकलेगा, जल जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन किसका कौन व्याख्या करता है, तो आर का व्याख्या कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए की पुष्टि करता है, आर ए की पुष्टि करता है। ठीक है, चलिए ए और आर दोनों सही है, और आर ए की पुष्टि करता है, आर जो है ए की पुष्टि करता है। आर बोल रहा है कि जो हम बहेंगे हिमालय या जो बर्फ पिघलेगा तब ना, ए जो बोल रहा है कि बारहमासी होगा, यानी बारहमासी जब बर्फ पिघलेगा तो अवश्य जो होगा बारहमासी होगा। चलिए इतना तो आप लोग समझदार है। देखिए भारतीय अफवाह तंत्र में अनेक छोटी छोटी नदियाँ शामिल है। भारतीय अफवाह तंत्र में अनेक छोटी छोटी नदियाँ शामिल है। ये बड़ी भू आकृति की उद्विकास प्रक्रिया तथा घर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। चलिए इसमें कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। हिमालयी अफवाह हिमालयी अफवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इनमें मुख्यतः गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी शामिल है। यहाँ की नदियाँ बारहमासी है क्योंकि ये बर्फ पिघलने व घर्षण दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, ये नदियाँ गहरे गहरे महाखंडों से गुजरती है जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की क्या बनाती है, तो घाटी बनाती है, भी आकार की घाटी बनाती है। तुम कहे आ गया, ऊपर जाओ ऊपर जाओ। भी आकार की क्या बनाती है, घाटी बनाती है। छिप्रिकाएँ व जलप्रपात भी बनाती है, छिप्रिकाएँ व जलप्रपात भी बनाती है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, यानी कि विख्यात है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्र से भारी मात्रा में अपरदन लाकर मैदानी भाग में क्या कर देती है, बिछा देती है। चलिए हिमालय तंत्र की नदियाँ, पहले देखेंगे हम सिंधु नदी को। सिंधु नदी यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणी में से एक है। सिंधु नदी विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणी में से एक है। गंगा नदी अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत को सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य की उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कर रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र विश्व की सबसे बड़ी नदी में से एक। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद में स्थित हिमनद में है, यानी कि वहाँ से निकलती है। सीधा सीधा बोला जाए तो जो कैलाश पर्वत श्रेणी है ना, उसके बगल में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, जिसका अर्थ शोधक होता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। ज़्यादा झमेला नहीं करना है। कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील से निकलती है, जिसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। बस हो गया, आगे चलिए। 6 नंबर, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, यानी किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, तो 4 राज्य में इसकी मान्यता जरूरी है। चलिए अब कैसे कैसे इसमें पता चलेगा। ए नंबर तो आंसर सही होगा, 4 राज्य। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। भारत में राजनीतिक दल को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में राजनीतिक दल को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किए जाते हैं। देखिए बताइए क्या कहा जाता है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए ये तो याद हो गया। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्त है, राष्ट्रीय दल का दर्जा लेने के लिए आवश्यक जो शर्त है वो है, लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में
किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होता है। इसके अलावे इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी अथवा अथवा लोकसभा में 2% सीटें हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में शामिल की गई हो। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 में वर्णित है। वीवीआई यहाँ से बनेगा। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर के 339 में वर्णित है। अब देखिए यहाँ तिरंगा झंडा वाला सब। भारतीय जनता पार्टी कमल, भारतीय जनता पार्टी कमल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वाली, हंसिया वाली, हंसिया खुरपी, हंसुआ खुरपी, हंसिया वाली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी, बहुजन समाज पार्टी हाथी, बहुजन समाज पार्टी हाथी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया हथौड़ा तारा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जोड़ा फूल, नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक। आगे है नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक, आम आदमी पार्टी झाड़ू, आम आदमी पार्टी झाड़ू, आम आदमी पार्टी झाड़ू, आम आदमी पार्टी क्या लगा, झाड़ू लेगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? किस क्षेत्र में प्रथम सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हुआ था। कैसे हुआ था देखिए, भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ प्रारंभ हुआ। भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ प्रारंभ हुआ। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण 1904 से 11 ईस्वी है। वर्ष 1903 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1904 ईस्वी में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण संशोधन चरण वर्ष 1912 से 18 में सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियम कर वर्ष 1904 अधिनियम के दोषों को दूर किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। निम्बो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? निम्बो बाजगो नामक बांध किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है, सिंधु नदी पर है। निम्बो बाजगो नामक बांध सिंधु नदी पर है जो जम्मू कश्मीर में यानी कि लद्दाख में, लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में, कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र, कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र, कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है जिसे 1920 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। जो ये परियोजना कोयना परियोजना है, कौन सा परियोजना? कोयना परियोजना। किस नदी पर? तो कोयना नदी पर। स्थित कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना कोयना नदी पर स्थित महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है, कोयना बांध, जिसमें 1920 मेगावाट बिजली उत्पन्न किया जाता है। इसका निर्माण 1863 को हुआ था, 1863 को हुआ था। देखिए ये जो याद रखेगा 1920 मेगावाट, यो याद रखा, कन्फ्यूज हो गया ना तो मारेगा 1920, बिल्कुल इसी होगा। 1863 में इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ और 1920 मेगावाट का उत्पन्न होता है बिजली। चलिए पेरियार, पेरियार मुल्ला पेरियार बांध, पेरियार मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित एक गुरुत्वीय बांध है। पेरियार मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित एक गुरुत्वीय बांध है। इस जलाशय के चारों ओर पेरियार उद्यान है। चलिए आगे देखिए, आगे का बोल रहा है भारत के कुछ नदी घाटी परियोजना, जैसे देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है जो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है जो क्रियान्वित किया गया है। पोंग बांध जो ब्यास नदी पर है जिसे क्रियान्वित किया गया है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग बांध जो ब्यास नदी पर स्थित है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। उकाई, उकाई कहाँ है? तो गुजरात में ताप्ती नदी पर। उकाई गुजरात में ताप्ती नदी पर। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर, बाण सागर परियोजना कहाँ है? सोन नदी पर है, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। चलिए मंजिल नजदीक है, याद करते चलेंगे। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? यानी अभिप्रेरित है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गया, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। तो देखिए जैसे किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होता है तो मूल्य के रूप में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, यानी कि मूल्य के रूप में गिरावट हो जाता है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होता है तो कैसे? देखिए
डी नंबर आंसर था इसका। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। वस्तु के मूल्य, जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाए तो वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उससे मांग अधिक होती है तो कीमत सतह रूप से बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जब जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। आगे है, मुद्रा के मूल्य व क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति कहलाता है। आगे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं की गई थी? तो वह कौन पार्टी है जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं की गई थी? दलित समाज शोधक मुक्ति मोर्चा मंच, ठीक है, यह स्थापित नहीं की गई थी। तो कौन स्थापित की गई थी वो देखिए। दलित समाज शोधक मुक्ति मोर्चा मंच की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1920 में दी लाल इंडियन डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की 1920 में। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में। उसके बाद समाज समता संघ की स्थापना की। उसके बाद 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की, ठीक है। लेकिन जो ये मुक्ति मोर्चा मंच है इसकी स्थापना नहीं की। अगर इस वीडियो में आपको याद हो गया है, कुछ ना कुछ दिमाग में अट गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उसी प्रकार से डेली वीडियो डलाएगा तो आप लोग डेली देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आप PDF इसका टेलीग्राम से जाके अवश्य निकाल लीजिएगा। धन्यवाद।